नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। 3 राज्यों में सिमटी कांग्रेस सत्ता के लिए छटपटा रही है। इस बीच अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के दूसरे दिन राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस रहे। उन्होंने चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हार पर कहा कि हम दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण में उलझे रहे और ओबीसी हमारा साथ छोड़ गए। राहुल ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक और मुसलमान की बात करने से नहीं डरेंगे। वक्फ बिल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान पर आक्रमण है। आरएसएस अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि क्रिश्चियंस पर आक्रमण करने जा रही है। एंटी रिलीजन बिल है, यह देश के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री वहां के नेता से मिले, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कहां गई 56 इंच की छाती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के इस भाषण में नया क्या था। क्या मुसलमानों की सियासत नहीं करना चाहते हैं अब राहुल गांधी? इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने जो स्पीच दी अधिवेशन के दौरान, उसमें नया कुछ नहीं था, लेकिन जो बयान थे उनमें दोहराव था और कई ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन बयान थे जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने सुधरने वाले हैं, ना कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली है। ये 84वां अधिवेशन है, इस तरह से 100 पूरे हो जाएंगे, इनके हाथ सत्ता नहीं आने वाली है। अगर इसी ढर्रे पे चले तो भाई कर लो, जितना अधिवेशन करना है, तुम्हारी पार्टी है, तुम्हें अधिवेशन करना है, करते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि जो पिछला अधिवेशन हुआ उसमें जो फैसले हुए वो लागू हुआ क्या? वो लागू हुआ क्या? उदयपुर में आप लोग इतना ज्यादा आपने बवाल काटा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और ऊपर से मल्लिकार्जुन की बेइज्जती अलग कर दिया आपने। देखिए तस्वीर, खुद सोफा में बैठे हुए, इतनी भी शर्म नहीं है कि उम्र दराज आदमी बगल में उसको चेयर दे दिया गया। हमने तो आज तक नहीं देखा कि नड्डा साहब वो प्रधानमंत्री के बगल या अमित शाह के बगल से कहीं और उनको स्थानांतरित कर दिया गया हो किसी भी स्टेज पे। तो जनता को नजर नहीं आता है। सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, दलित दलित दलित, ओबीसी ओबीसी करने से वो आपके वोटर बन जाएंगे क्या? वो आपके वोटर बन जाएंगे ऐसे ही? और अगर इतनी हिम्मत थी कि भाई हम नहीं डरेंगे मुसलमानों के बारे में बात करने में, अल्पसंख्यकों के बारे में बात करने में, तो लोकसभा में क्यों नहीं भाषण दिया? गिदर भपकी भाई, लोकसभा में आना था, लीडर ऑफ अपोजिशन गायब। इतना बड़ा चर्चा हो रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन वहां है ही नहीं। और क्या जवाब देंगे? बहन भी भाग गई, उनको लगा कि अब पर्सनल हॉलीडे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बकवास से कोई फायदा नहीं होने वाला। दैट्स व्हाई शी इज नॉट देयर। आप सीडब्ल्यूसी की बैठक करते हो, सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जितने सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसकी मीटिंग कल आपने की और 35 लीडर नदारत है उसमें। 35 लोग आए नहीं, उनको भी लगा कि कौन गर्मी में जाए, माथा खराब। आप जो है मोदी से लड़ना चाहते हो, है ना? तो ठीक वैसा ही एक कि आपको माइक टायसन के साथ कोई गेम खेलना है, तो माइक टायसन के पास चले जाओगे, बोलोगे कि लो आ जाओ हमसे बॉक्सिंग में लड़ लो, एक पंच में नॉकआउट कर देगा। अब क्या ओबीसी ओबीसी कर रहे हो? आजाद भारत का सबसे बड़ा ओबीसी लीडर है प्रधानमंत्री मोदी, और उनके नाक के नीचे से आप ओबीसी लेके चले जाओगे? इतनी अकल, उतनी काबिलियत है क्या? जो काम करना चाहिए वो काम हो नहीं रहा। भाई कितने लीडर को आप पनपने देते हो? कोई यंग लीडर पनपता है, उसको कैसे लंगी काटना है कांग्रेस में सबसे पहले शुरू हो जाता है। बिल्कुल यही हो रहा है। और कानपुर के जो उम्मीदवार थे लोकसभा में, आलोक मिश्रा, उन्होंने तो पोल पट्टी सारी खोल दी जी। उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे संगठन बन रहा है? आप कह रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को सब कुछ पावरफुल बनाएंगे। नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसका एक बेटा समाजवादी पार्टी में है और दूसरा बेटा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है।
और आपने उसको बना दिया अध्यक्ष। वो अध्यक्ष बनने लायक है? जो अपने घर में अपने बेटों को भी कांग्रेस से नहीं जोड़ पाया, आपने उसको अध्यक्ष बना दिया। ये क्या मूर्खता है? पहली चीज, आपका पूरा कंसेप्शन ही वो गलत था। आपने जगह कौन सी चुनी? रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट। मैंने कोई अकल भी लगाए। अरे भाई, प्रधानमंत्री मोदी का वो हैकल है। हैकल वो कहते हैं, वो जो पंख लगता है बैरे के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी वो पूरी दुनिया में बताते हैं कि ऐसा रिवर फ्रंट हमने बनाया है, दिल्ली में भी ऐसा बनाएंगे, वहां भी ऐसा बनाएंगे, पटना में भी बनाएंगे। तो जो प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा काम है, उसको लेजिटिमेसी देने के लिए आप वहां पे कर रहे हो। कोई दूसरी जगह ढूंढ लिए होते और वहां आप चले गए। गांधी और पटेल, उसकी विचारधारा पे चलनी है ना? गांधी और पटेल की विचारधारा पे चलनी है। तो गांधी की ऐसी सी बातें जो उन्होंने लिखी है और कही है, उस पर तो कांग्रेस के पत्रकार तो कोई पूछेंगे नहीं, लेकिन जवाब पूछना चाहिए। वो तो बीफ बैन के ऊपर बात कर रहे थे। गौ हत्या के खिलाफ थे आप हो। क्या मजाक है ये? दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से डिसओरिएंटेड हो गई है। आपका लीडर ही नाकाबिल है। धक्का दे दे करके जननायक, जब भी बीच में चल रहा था वो जननायक जननायक जननायक। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र जरूर उन्होंने किया अपने भाषण में। देखिए, वो सेल्फ प्रेज में आदमी डूबा हुआ है। भाई, भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल होता तो सरकार में होते हैं। लेकिन जो स्पीच इस बार उन्होंने अपने अधिवेशन में दी, आप उसे कितने नंबर देंगे? 0। अधिवेशन किस लिए बुलाया जाता है? इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल रैली। जनता के सामने तो आप थे नहीं, आप कार्यकर्ताओं के सामने थे। एक लीडर वो होता है। आप देखिए कि इस तरह का भाषण बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक होती है, आरएसएस की बैठक होती है, इस तरह की बातें होती नहीं। मुद्दों के ऊपर बातचीत होती है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर बातचीत होती है। तो कोई भी लीडर अपने अधिवेशन में बात करेगा तो वो सबसे पहला उसके भाषण का हिस्सा वो होगा कि वो अपनी कमियों को उजागर करेगा, अपने कार्यकर्ताओं को बताएगा कि क्यों हम फेल हो रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को वो बताएगा कि हमारे जो फेल होने के कारण हैं उन कारणों को हम कैसे निपटने वाले हैं। और वो दूसरे हिस्से में वो बताएगा कि क्या हमने किया, जो ये गलतियां हुई उस काम को हम नहीं दोहराएंगे, और कैसे हम अपने आप को, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से लड़ने के लिए खुद को तैयार करेंगे। वो वैचारिक लाइन कौन सी होगी, वो सांगठनिक तरीका कौन सा होगा, टिकट बांटने का तरीका कैसे होगा, इलेक्शन कैसे हम लड़ेंगे। ये बातें होती हैं एक लीडर की जब आप अपने संगठन के अंदर बात कर रहे हो। आपके इस भाषण में और चुनावी भाषण में कोई डिफरेंस है क्या? मतलब आप ये समझिए, मंदिर में जाकर के भी वही बात, मंत्र पढ़ना चालू, और वही जाकर के आप किसी दरगाह पे जाओगे वही मंत्र पढ़ना चालू कर दोगे क्या? मैंने बेवकूफी का, मैं तो देख रहा हूं बहुत, और ये भाषण में ये बोल दिया वो। अरे भाई, काम किस लिए गए? आप कोई एग्जाम देने जाओगे, अपने मन से भाषण लिख करके आ जाओगे क्या? जो सवाल पूछा जाएगा उसे, तो ये सवाल क्या था? व्हाई डिड यू कॉल दिस कन्वेंशन? यह अधिवेशन को बुलाने का उसका औचित्य क्या था? चुनाव दर चुनाव जो कांग्रेस पार्टी हार रही है उस पर विश्लेषण नहीं हुआ, और यहाँ पर जो बोला भी गया तो पार्टी नेताओं पर भी उसका बिल फाड़ दिया गया। इसलिए मैंने कहा ना कि 100 अधिवेशन वहां कर लेंगे। ये अभी 84 हुआ है ना, वो करते रहेंगे। यही हाल रहा तो वो इधर सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। 2014 हारे, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, क्या एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई बातचीत हुई? कुछ नहीं हुआ। फिर वही गलती आप कर रहे हो।
आज जो जो भाषण उन्होंने दिया, जो राहुल गांधी ने जो लाइन ली है, ये दरअसल 2014 में हार के कारणों में गिनवाया गया था कि इन इन वजहों से हम चुनाव हारे, और 10 साल के बाद राहुल गांधी फिर वही कह रहे हैं जो एंटनी कमेटी ने कहा कि ये गलतियां हुई, वही गलतियों को कह रहे हैं कि यहीं पे हम चलेंगे। तो वो तो 0 बटा सन्नाटा हो गया फिर अपने आप। मतलब आप अपनी हार से कुछ सीखे नहीं। पिछली बार जो सबसे बड़ी चीज है जिसको समझना जरूरी है कि पिछली बार एक सेंसिबल बात हुई थी और हमने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, मैंने तारीफ भी की थी कि दिस इज अ थिंकिंग इन अ गुड डायरेक्शन, कि भाई चुनाव लड़ना है, हम आप ये भी तो समझो ना किससे लड़ रहे हो यार। भाई इंडियन टीम का मेंटल जो मेकअप होगा किसी बांग्लादेश या अफगानिस्तान से मैच खेलने के पहले, क्या वही माइंडसेट, वही मेंटल फ्रेम पाकिस्तान के साथ होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है? नहीं होता ना। हर सिचुएशन में आदमी की तैयारी, सोच का तरीका उसके लिए तैयार होना चाहिए। भाई आपकी लड़ाई किससे हो रही है? ये प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये सब 24 घंटों राजनीति में घुसे हुए रहते हैं, फुल टाइमर है ये सब। अभी से नहीं, 30-30 साल, 40-40 साल से बिल्कुल यही काम, वही खाते हैं राजनीति, पीते हैं राजनीति, सोचते हैं राजनीति, सांस लेते हैं राजनीति, और आपको जो है 15 दिन में एंटरटेनमेंट के लिए वियतनाम जाना पड़ता है। तो एक तो आपका वो एक लेकुना है। कर चलिए, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, लेकिन पिछली अधिवेशन के अंदर उदयपुर में इन लोगों ने ये फैसला किया कि देखिए हमारी हार इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग सिर्फ इलेक्शन के लिए काम नहीं करते और पता नहीं किस लिए काम करते हैं। भाई एनजीओ खोल लो फिर। उस समय भी बहुत सारे लोग, हमने ये भी कहा था कि भाई जो जिस तरह की बातें हो रही है राहुल गांधी ने की थी, उससे फिर एनजीओ खोल लो, समाज सेवा ही करो ना, चुनाव क्यों लड़ते हो जी। तो वहां ये फैसला हुआ कि हम संगठन में एक और विंग क्रिएट करेंगे कि चूंकि ये बीजेपी वाले एकदम इलेक्शन मशीन की तरह काम करते हैं, तो एक पॉलिटिकल विंग होगा, लीडर, फेस, सब कुछ राहुल गांधी होंगे, लेकिन हमारा एक अलग विंग भी क्रिएट करेंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो इलेक्शन के ऊपर 24/7 काम करेगी। एक इलेक्शन खत्म, दूसरे इलेक्शन की तैयारी शुरू। उसमें वो कैंडिडेट, सर्वे, प्रचार प्रसार, मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी उस यूनिट की होगी। अभी 3-4 दिन पहले से क्या अखबार में छप रहा था? प्रियंका वाड्रा को मिलने वाली है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। देखा भी आपने जी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। क्या जिम्मेदारी मिलने वाली थी? यही जिम्मेदारी मिलने वाली थी कि चेहरा, फेस, लीडरशिप, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो राहुल गांधी लीड करेंगे, और जो चुनाव के लिए जो मशीन तैयार किया जाएगा उसकी ड्राइवर प्रियंका वाड्रा होगी। तो अब इसमें ही गांधी परिवार के अंदर युद्ध शुरू हो गया। वो कोई घूमने नहीं गई, नाराज होकर गई है, क्योंकि राहुल गांधी के चेले चपाटी ने यह समझा दिया कि अगर यही काम कर देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर अध्यक्ष क्या करेगा, वेणुगोपाल क्या करेगा, जनरल सेक्रेटरी लोग क्या करेंगे, क्योंकि फिर तो जो चुनाव लड़ने और लड़ाने का काम करेगा उसी के पास पैसा भी होगा, रिसोर्स भी होगा, वही उम्मीदवार भी देगा, वही टिकट भी तय करेगा, वो सब कुछ करेगा। फिर ये लोग तो बिचौलिया, ये लोग खा पी नहीं पाएंगे कुछ। बिल्कुल। प्रियंका गांधी की खुन्नस एक और भी मामले से नजर आती है। बिहार चुनावों को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम बदलाव होगा बिहार में, चुनाव जीतेगी कांग्रेस। दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन कितना दम इस दावे में? कोई दावा हुआ कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। आई एम सो अपसेट विद दिस कन्वेंशन कि कम से कम आपको कोई राह दिखा। आप वही ईवीएम भाई ईवीएम नहीं बदलाएगा। ये बकवास बंद कीजिए आप लोग कि ईवीएम सेट कर दिया गया है। अच्छा, ईवीएम सेट हो जाता है और केजरीवाल से हार जाते हैं, ममता बनर्जी से हार जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी से हिमाचल में हार जाते हैं,
पंजाब में हार जाते हैं, जम्मू कश्मीर में हार जाते हैं, कर्नाटक में हार जाते हैं। माने कोई इसका कोई इलॉजिक बात का कोई लॉजिक है? ये अजब कहानी है। ईवीएम से करवाएंगे, बैलगाड़ी पर चलिए फिर आप लोग। दुनिया कहां से कहां जा रही है। अभी फिर ईवीएम क्यों शुरू हो रहा है मैं आपको बता दूं। अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आधार को सब जोड़ेंगे, और आधार पे कल खबर आई कि अब आधार के लिए ये सब की जरूरत नहीं है, फेस नया कार्ड बनेगा सबका, और जो तस्वीर आपकी होगी आपका फेस रीड करके जो है वो मामला सलट जाएगा। तो आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी में लोग बैक गियर लगा करके चीज़ों को पीछे लेकर के जाना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास ना आगे बढ़ने की सोच है, न रणनीति है, न नेता है, न नीति है, ना ही आपके पास कोई संगठन है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी के बयानों को वैसे तो कोई गंभीरता से लेता नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस को चैलेंज किया है वो कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ सकता है। कांग्रेस अधिवेशन में सोनिया और राहुल खुद सोफे पर बैठे रहे और पार्टी अध्यक्ष खड़गे को कुर्सी पर बैठा दिया गया, जिससे साफ है कि उनके मन में दलितों के लिए कितना सम्मान है, जिसकी बात वो लगातार करते हैं। कांग्रेस का यह अधिवेशन भी शून्य बटा सन्नाटा ही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।